हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मनी एंड बैंकिंग की पूरी पीडीएफ कंप्लीट तैयार हो चुकी है। मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ सेमेस्टर 3 की। मनी एंड बैंकिंग ये हमारा जी का पेपर रहता है। थर्ड सेमेस्टर बीकॉम ऑनर्स का है ये कुछ जो हिंट है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है उसका थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। इसमें कंटेंट्स हैं यूनिट 1 में मनी, यूनिट 2 में है फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, थर्ड यूनिट है इंटरेस्ट रेट, फोर्थ यूनिट है बैंकिंग सिस्टम, फिफ्थ है हमारा सेंट्रल बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। क्या है कि इसमें ज़्यादा ब्रीफली तो हमें कुछ बताना होगा नहीं, रीज़न ये है कि हमें इसमें मैक्स ऑफ चीज़ें पता होती हैं। अब आ जाते हैं फटाफट वीडियो के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, बिकॉज एग्ज़ाम आ चुके हैं। यूनिट 1 हमारा मनी आ जाता है। तो मनी में क्या है कि मनी का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट अलाउज पीपल टू ऑब्टेन व्हाट दे नीड टू लीव। नॉर्मल सी चीज़ है। क्या है पैसे? पैसे का मतलब क्या है? पैसे एक ऐसी चीज़ है जो कि एक मीडियम है। किस चीज़ का? लोग अपने जो रेगुलर लाइफ में जीने के लिए जो कोई सामान खरीदते हैं या कोई सामान बेचते हैं, ठीक है, उसके मीड ऑफ एक्सचेंज करने के जो वर्क को काम मतलब जो वर्क में आता है वो हमारा मनी है। एक तो ये हो गया हमारा हमारी लाइफ को जीने के लिए एसेंशियल हो चुका है अब मनी। या दूसरा आप देख लेते हैं, मनी इज़ एन इकोनॉमिक यूनिट दैट फंक्शन एज अ जनरली रिकॉग्नाइज मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर ट्रांजेक्शनल पर्पसेस इन इकोनॉमी। बात वहीं अगेन वापस रिपीट हो गई कि किसी भी सामान का आदान प्रदान करना ही मनी का वर्क है। ठीक है, अब आ जाते हैं बार्टर सिस्टम। क्या मनी पहले भी था या मनी कब से चलता आ रहा है, पैसे क्या होते हैं? तो इस चीज़ में आ जाते हैं हम सबसे पहले बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम क्या होता था? जो हम अभी करेंसीज़ का इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली जो प्रीवियस क्लासिकल टाइम जो था उस टाइम पे मनी जो था वो नहीं अवेलेबल था। ठीक है, ना हमारे पास कॉइन्स थे, ना हमारे पास नोट्स थे, ना हमारे पास कार्ड, डेबिट कार्ड, नथिंग, कुछ भी नहीं था हमारे पास। उस टाइम पे चलता था बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम होता क्या है, शॉर्ट में बता देती हूँ। इसमें वैसे जो मैंने बनाया नोट्स उसमें लिखा है, बिफोर द इवैल्यूएशन ऑफ मनी एक्सचेंज वाज डन ऑन द बेसिक ऑफ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इज़ नोन एज अ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब ये हो गया, पहले के समय के लोग क्या करते थे, करेंसी नहीं होती थी तो लोग क्या करते थे कि कुछ अनाज के बदले कोई दूसरा प्रोडक्ट ले लेते थे। ठीक है, लाइक मेरे पास 5 किलो घी है, सॉरी मेरे पास 1 किलो घी है। अब 1 किलो घी के बदले ऐसा तो है नहीं कि अब हमारे पास पैसे हैं, हमें पता है हाँ 1 किलो घी हमारे इतने रुपए के आते हैं, उस अकॉर्डिंग हम अपना कर लेते हैं करेंसी के अकॉर्डिंग। बट उस समय क्या होता था, लोग अच्छे वाले चावल, क्वालिटी वाले चावल क्या कहते हैं उस अमाउंट के अकॉर्डिंग ले जाते थे। हाँ, मैं 5 किलो चावल दे रहा हूँ, 10 किलो चावल दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप मुझे इतना घी दे दो। ठीक है, या अगर मतलब एक्सचेंज जो था उस टाइम पे करेंसी नहीं थी, उस टाइम पे जो था लोग अपने प्रोडक्ट्स को ही एक्सचेंज कर लिया करते थे। इनफैक्ट कोई किसी के यहाँ खेतों में जो काम करता था, अब क्या होता है वेजेस मिलते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, बार्टर सिस्टम जब चलता था उस टाइम पे जो खेत में काम भी करने वाले लोग होते थे उनको भी वर्क करने के बदले में अनाज दे दिया जाता था खेत में से। ठीक है, ताकि वो कर सके। अब क्यों, क्या डिफ़िकल्टीज आई बार्टर सिस्टम में? तो देखो, लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वर्ड्स, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। डेफिनेटली सी बात है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सामान महंगा है, कौन सामान सस्ता है, या इसके अकॉर्डिंग कौन सा सामान हम ले सकते हैं, राइट? Insensitivity of certain goods, difficulties in making deferred payments, difficulties in store value, lack ऑफ स्पेशलाइजेशन, ये तो हमारी डिफ़िकल्टीज़ हो गई। अब इवेल्यूशन ऑफ मनी पे आ जाते हैं। इवेल्यूशन ऑफ मनी का क्या है? द वर्ड मनी इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। अब मनी हमारा वर्ड जो है वो कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड है, कहाँ का? मोनेटा। मोनेटा मीन्स द सरनेम ऑफ रोमन गॉडेस जुनू, इन हुज टेम्पल एट रोम मनी वॉज कॉइंड। ठीक है, तो ये कहाँ से है कि लैटिन मनी वर्ड जो है एम ओ एन जो वर्ड लिया हुआ है हमारा, वो एक मोनेटा वर्ड से लिया गया है। और जो उनका जुनो जो थे वो वहाँ पे कोई देवी थी वहाँ पे उनके टेम्पल में, तो वहाँ से उनका मनी वर्ड का उन्होंने स्टार्ट किया है। अब क्या है,
इन द हंटिंग सोसाइटी, अब जैसे जो हंटिंग सोसाइटी के लोग थे, अब किस किस तरह से पैसे मतलब मनी का इस्तेमाल होता था वो है, हंटिंग सोसाइटी में क्या था, द स्किन ऑफ अ वाइल्ड एनिमल, पोस्टल सोसाइटी में लिव स्टॉक, एग्रीकल्चर सोसाइटी में ग्रेन्स एंड फूड स्टफ्स, और ग्रीक्स क्या करते थे, कॉइन्स का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अब एज इज इन द इवेल्यूशन ऑफ मनी, पढ़ लेते हैं कैसे कैसे आया है। कमोडिटी मनी में क्या था, प्रीशियस स्टोन, तबेको, बी शेल्स एट्सेट्रा। इसमें कॉमा लगाना सॉरी मैं भूल गई हूँ, ये अलग अलग है सब। अब मेटलिक मनी कौन से मनी में आ जाते हैं, ये तो हमें पता है कि कौन कौन से आ जाते हैं ना, तो वो है मेटलिक मनी, कौन कौन से जो मेटल से बने हैं, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, पिन एसेट्रा। ठीक है, पेपर मनी में हम लोग बैंक के नोट्स, जो हमारे नोट होते हैं 1000, 2000, 500 वाले, वो हमारे जो 10 रुपये 20 रुपये वाले नोट, वो हमारे बैंक नोट्स आ गए इसमें। अब क्रेडिट मनी क्या होता है, क्रेडिट मनी रिफर्स टू द फ्यूचर मॉनेटरी क्लेम्स अगेंस्ट एन इंडिविजुअल हु हैज़ यूज टू क्रेडिट टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। क्रेडिट मनी क्या होता है, वो मनी होता है जो कि हम अभी ले लेते हैं और बाद में उसको पे कर देते हैं। ठीक है, अब नियर मनी क्या होता है, द यूज़ ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रेजरी बिल, बॉन्ड, डिबेंचर, सेविंग सर्टिफिकेट एसेट्रा। अब आ जाते हैं क्वालिटी ऑफ मनी क्या क्या है, डिजिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, असेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, स्कैरिटी, स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट और स्टेबिलिटी। ये जो हमारे आए हैं पॉइंट्स, ये हमारी क्वालिटीज़ हैं मनी की। ठीक है, अब आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मनी। अब एडवांटेजेस क्या क्या है, एसेसेस अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिवीज़न ऑफ लेबर, इजी फैसिलिटी फॉर लोन्स, डिफर्ड स्पेंडिंग। अब फंक्शंस देख लेते हैं मनी के क्या क्या हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ और काफ़ी इजी हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए शॉर्ट में आप लोग का मनी एंड बैंकिंग फिनिश कर रही हूँ। फंक्शंस क्या क्या है मनी के, मनी का सबसे पहला फंक्शन तो हमें सबसे अच्छे से याद है, अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकेंड अ यूनिट ऑफ अकाउंट एंड मेजर ऑफ वैल्यू, थर्ड अ स्टोर वैल्यू, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, अ स्टोर वैल्यू, नेक्स्ट अ अंडरस्टैंड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। मेज़रमेंट पे आ जाते हैं, मेज़रमेंट में क्या है, डिमांड ऑफ सप्लाई। अब डिमांड ऑफ मनी रेफर टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी बैलेंस दैट पीपल वांट टू होल्ड फॉर सर्टेन पर्पस। नॉमिनल मनी बैलेंस आर मेजर्ड इन मॉनेटरी यूनिट्स while real money balance are measured in the term of purchasing power of the quantity of money demand। ठीक है, नाउ आ जाओ मोटिव्स ऑफ डिमांड फॉर मनी। फर्स्ट वन इज द ट्रांजेक्शन्स मोटिव, प्रिक्योटरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, डिटर्मिनेट्स ऑफ मनी डिमांड, इनकम, इंटरेस्ट रेट, प्राइस लेवल, द रेट ऑफ प्राइस चेंजेस, रियल परमानेंट इनकम, रिटर्न ऑन बॉन्ड एंड इक्विटीज। मनी हमने ऊपर मेजरमेंट में पढ़ा था डिमांड का, अब नेक्स्ट है सप्लाई का। द मनी सप्लाई इज ऑल द करेंसी एंड द अदर लिक्विड इंस्ट्रूमेंट in our country's economy on the date measured. The money supply roughly includes both cash and deposits that can be used almost as easily as cash। अब इसमें मनी सप्लाई के डिटरमिनेंट्स क्या क्या हैं, देखो, टोटल रिजर्व सप्लाइड बाय द सेंट्रल बैंक, ठीक है, रिजर्व रिक्वायरमेंट, डिमांड फॉर करेंसी, डिमांड फॉर टाइम डिपॉजिट, ये डिमांड है, डायमंड हो गया, ये डिमांड फॉर मनी डिपॉजिट्स, डिमांड फॉर एक्सरसाइज रिजर्व्स, और ये इंटरेस्ट रेट। ठीक है, द बैंक रेट। अब इसका इक्वेशन क्या है, ये है आपका MS इज इक्वल टू 1+C अपॉन में RD प्लस RT प्लस TTE इंटू में R। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या हो जाता है, MS इज इक्वल टू FC इंटू में R इंटू में D इंटू में Q इंटू में RD इंटू में RT इंटू में R। अब MS का मतलब पहले समझ लेते हैं क्या है, तो वो है सप्लाई मनी। ठीक है, C का मतलब क्या है, करेंसी एज डिमांड बाय द नॉन बैंक पब्लिक। R का मतलब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। D का मतलब है द डिस्काउंट रेट। Q का मतलब है टाइम डिपॉजिट रेट।
RD का मतलब है रिजर्व रिक्रूटमेंट ऑन डिमांड डिपॉजिट, RT का मतलब है रिजर्व रिक्रूटमेंट ऑन टाइम डिपॉजिट। अगेन जो कैपिटल आर है उसका मतलब है क्वांटिटी ऑफ टोटल रिजर्व्स सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक। द एलिमेंट्री क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इसका क्या फिशर क्या कहते हैं, देखो फिशर्स वर्जन ऑल्सो डिटर्म एज इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजेक्शन अप्रोचेस फॉर्मली स्टेटेड एज फॉलो। फिशर ने भी एक बताया, हमें क्या बताया भाई, PV इज इक्वल टू PT, जहाँ पे MV इज इक्वल टू PT। M का मतलब क्या है, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन इकोनॉमी। V का मतलब क्या है, ट्रांजेक्शन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, यानी MV किसके बराबर है हमारा, एवरेज प्राइस लेवल के और टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन के बराबर है हमारा। ठीक है, इसके बाद जब इन्होंने फिशर ने ये किया तो उसके बाद अब क्या हो गया, लेटर फिशर एक्सटेंड द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज टू इंक्लूड डिमांड, बैंक डिपॉजिट एंड द वेलोसिटी V in the total money of supply, thus the expanded form of the equations of exchange money। अब क्या है, उन्होंने पहले हमारा क्या निकाला था, MV इज इक्वल टू PT। ठीक है, अब उन्होंने क्या निकाला, MV प्लस M1 V1 इज इक्वल टू PT। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन वही है, M1 का मतलब क्या था, द टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी, V1 का यानी वेलोसिटी वाला था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यूनिट 2 के ऊपर, हमारी यूनिट 1 खत्म हो चुकी है। यूनिट 2 अब आ जाते हैं फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या होता है, उसके बाद इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, प्रॉब्लम किस तरह की एक मार्केट में आती है, उसके बाद रोल्स क्या क्या है, डेरिवेटिव्स क्या क्या है, फीचर स्ट्रक्चर, मनी मार्केट रिफॉर्म, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, ये सारा का सारा हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट में देखते हैं एक फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। फाइनेंशियल मार्केट रिफर्स टू अ मार्केट प्लेस, ये है तो एक वैसे मार्केट प्लेस, लेकिन ये साग सब्जी वाला नहीं होता, ये एक ऐसा मार्केट प्लेस होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, करेंसीज, इनको मतलब मार्केट में जैसे हम क्या करते हैं, पैसे देते हैं एंड साग सब्जी सब खरीदते हैं, लाइक वैसे ही है जैसे हम बाहर अपना शेयर्स पे लगाते हैं, डिवेंचर्स का करते हैं, तो वो वाला मार्केट है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं इसके फीचर्स क्या क्या होता है। एक होता है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, डिटरमाइनिंग ऑफ द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, लिक्विडिटी टू ट्रेडेबल असेट्स, सेव्स द टाइम, मनी एंड इफोर्ट्स ऑफ पार्टीज। फिफ्थ है इसका, the financial market may or may not have a physical location, that is the exchange of assets between the parties can also take place over the internet or phone also। ठीक है, ये तो हमें पता है, नॉर्मल लाइफ की बात है। अब इसको देखते हैं क्लासिफिकेशन ये किस में होता है, तो ये क्लासिफिकेशन होता है, फर्स्ट तो देखो नेचर ऑफ क्लेम, यानी कि नेचर ऑफ क्लेम में क्या है, डेब्ट मार्केट है, इक्विटी मार्केट। उसके बाद है मेच्योरिटी ऑफ क्लेम, इसमें क्या है, इसमें है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। इसमें क्या, मनी एंड मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में दो आ जाएंगे, एक आएगा प्राइमरी और एक आएगा सेकेंडरी। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट देखो, टाइमिंग ऑफ डिलीवरी, यानी कि कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट। उसके बाद हमारा जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसमें क्या, एक्सचेंज ट्रेड एंड ओवर द काउंटर। उसके बाद हम इतना करने के बाद हम आ जाते हैं इसके रोल्स के ऊपर। तो इसके 6 रोल्स हैं, ये रोल जो है मैंने DU की जो स्टडी मटेरियल है उसमें ये मेंशन है, वहाँ से लिया हुआ है ये। तो फर्स्ट है टू फैसिलिटेट सेविंग बाय बिजनेसेस एंड हाउस होल्ड्स, उसमें क्या है, ऑफरिंग अ सिक्योर प्लेस टू स्टोर मनी। ठीक है, ऑफरिंग अ सिक्योर प्लेस टू स्टोर मनी एंड अर्न इंटरेस्ट, ऐसी जगह पे अपने पैसे को लगाओ जहाँ पे आपको सेव भी रहे और आपको इनकम भी हो सके। टू लेंड टू बिजनेस एंड इंडिविजुअल, फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन सेवर्स एंड बॉर्स। ठीक है, टू एलोकेट फंड टू प्रोडक्टिव यूजेस, क्या क्या है उसका, फाइनेंशियल मार्केट एलोकेट कैपिटल टू वेयर द रिस्क एडजस्टेड rate of return is highest. Next, to facilitate the final exchange of goods and services such as contactless payment
system or foreign exchange, etc. Fifth point, to provide forward markets in currencies and commodities. इसमें क्या है, फॉरवर्ड मार्केट्स अलाउ एजेंट टू इंश्योर अगेंस्ट प्राइस वेलोसिटी. नेक्स्ट है टू प्रोवाइड अ मार्केट फॉर इक्विटीज allowing businesses to raise fresh equity to fund their capital invest. नेक्स्ट आप कहा जाते हैं हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है? अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी FI इज़ अ कंपनी engaged in the business of dealing with financial and monetary transactions such as फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? जिसमें हम क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, लोन्स का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट में करते हैं, या करेंसी एक्सचेंज में जो हेल्प करते हैं, ये जो सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं. ठीक है. फाइनेंशियल institution work like bank in some ways. They give loans and advance to the customer and get also set a platform for the customer to do some investments. It also provide consultancy services to client for on their investment related in the financial market where the huge amount of risk is involved. अब कैसे कहते हैं ना, क्या क्या कहते हैं, कुछ इक्विटी कुछ शेयर्स होते हैं वो खरीदने के लिए कहते हैं, या कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए जो अलग अलग आप देख सकते हो कि आते हैं, तो ये सारे के सारे उसी में होते हैं जो उसमें मिड का वर्क करते हैं. ठीक है. अब किस तरह के होते हैं वो देख लेते हैं. तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है, फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट बैंक, कॉमर्शियल बैंक, इंटरनेट बैंक, रिटेल बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, मॉर्टेज कंपनी, इन्वेस्टमेंट्स बैंक, कॉमर्शियल बैंक, इंटरनेट बैंक. सो ये मैं 2 टाइम रिपीट कर दिया आपका. ये अलग अलग बैंक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की. 6 टाइप्स के टोटल रहेंगे. अब इसका क्या है इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल मार्केट का. Economic information in the financial market can occur whenever either the buyer or seller has more information and the past, present or future performance of an investment. One party can make an informed decision by the another party cannot. अब ये तो हो गया हमारा एस्टिमेटिंग इन्फॉर्मेशन हो गया. ठीक है. अब हमारा आ जाता है इग्नोरिंग रिस्क सच एज अ मोरल हजार्ड can occur when seller or buyer know the reasonably suspected that a real but undisclosed risk is involved in the transaction. मतलब ये नॉर्मल सा है कि हम जब क्या कहते हैं कहीं पे अपना इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं उससे पहले इंस्टीट्यूशन का क्या वर्क होता है, वो यही करता है ना. अगर मीडिएटर है वो अगर हमारी हेल्प कर रहा है लोन वगैरह या शेयर्स वगैरह के लिए, तो उसका क्या है, such as a moral hazard can occur when the seller or buyer knows or reasonably suspected that a real but undisclosed risk is involved in the transaction. अब रूल क्या क्या है. Price discovery of the underlying assets, techniques of risk management, operational advantages, market efficiency. ये इम्पॉर्टेंट क्यों है वो देख लेते हैं. रिस्क शेयरिंग क्यों, रिस्क शेयरिंग है क्या है इसमें. रिस्क शेयरिंग ये IS के नहीं है, रिस्क होगा. रिस्क सीकर्स द रिड्यूसिबल रिस्क इंक्लूड बिजनेस रिस्क, मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, करेंसी रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, क्रेडिट रिस्क, वेदर रिस्क, लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, valuation risk, etc. Implementation of assets allocation decisions, information gathering, price discovery and liquidity. अब मनी मार्केट क्या है. द मनी मार्केट प्रोवाइड फाइनेंसिंग टू लोन एंड इंटरनेशनल ट्रेड हु आर इन अर्जेंट नीड ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स. इट प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी टू डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज एंड दिस प्रोवाइड immediate financing to pay for goods and services. International traders benefit from the aspects houses and discount markets.
फीचर्स हैं इसके हाई लिक्विडिटी, फिक्स्ड रिटर्न, मेंटेनेंस लिक्विडिटी इन द मार्केट, प्रोवाइड फंड्स इन अ शॉर्ट नोटिस, हेल्प्स इन मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स जिसको हम सीडी भी कहते हैं। अब मार्केट में इसका क्या है रिफॉर्म इंडिया में देख लेते हैं। Deregulation of interest rate, reforms in call and term money market, introduction of new money market instruments, setting up Discount and Finance House of India, introducing liquidity adjustment facility, ref, refinance by RBI, regulation of non-banking financial companies, debt recovery. Structure क्या है कैपिटल मार्केट का इंडिया में? Based on the instrument's life and duration of its trading, the capital market is in two types, primary and the secondary. The part of capital market wherein are corporations issue securities of the first time are a primary capital. In short term, we call it's a primary. जो हम शॉर्ट टर्म के लिए जो हमारे कैपिटल मार्केट रहता है, जो शॉर्ट टर्म के रहता है, उसको हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। Capital market reform in India. The major reform undertaken in capital market of India includes क्या क्या है उसमें? Establishment of SEBI भी कहते हैं और SEBI भी कहते हैं. The SEBI was set up with the fundamental object to protect the interest of investors in securities market and for matters connected therewith or incidental thereto. Increasing of merchant banking activities. It has proved as a helping hand to factors related to the capital market. Growing mutual fund industry. The growing of mutual fund in the India has certainly helped the capital market to grow. Public sector bank, foreign bank, financial institutions and joint mutual funds between the Indian and the foreign firm has launched many new funds. Investor protections. It works in educating and guiding investor. It tries to protect the invest of the small investors from frauds and malpractice of in the capital market. अब आ जाते हैं यूनिट थर्ड यानी कि हमारे इंटरेस्ट रेट पे। हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है यूनिट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, सोर्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, डिफरेंशिएटेड एंड थियोरीज ऑफ द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट के बारे में। अब पहले इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। द इंटरेस्ट रेट इज़ द अमाउंट चार्ज ऑन द टॉप ऑफ द प्रिंसिपल बाय द लेंडर टू अ बोरोवर फॉर द यूज ऑफ असेट्स फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. इट इज़ अ परसेंटेज टर्म. कहने का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट क्या होता है कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा है, उसको हम जो यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर हमें कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. तो यही जो हमारा होता है इंटरेस्ट, जो हम पे करते हैं होता है उसका रेट. तो यानी ये हो गया हमारा क्या, इंटरेस्ट रेट. अब क्या होता है, अगर आपने कंप्लीट पे कर दिया तो उस पर आपको नहीं लगता, बट अगर आप शॉर्ट मतलब छोटे अमाउंट में करते हैं, इट इज़ कम्प्लीटली interest rate. Most mortgage use simple interest, where simple interest rate is equal to the principal into interest rate और टाइम इंटू में टाइम. इसका अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल इंटू में इंटरेस्ट रेट और इंटू में टाइम. हाउएवर सम लोन यूज़ कंपाउंड इंटरेस्ट. अब कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है? विच अप्लाई टू द प्रिंसिपल बट ऑल्सो टू द अ कंप्लीटेड इंटरेस्ट इन द प्रीवियस पीरियड. उसका फार्मूला हो जाता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट का प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस इंटरेस्ट रेट एन माइनस 1. अब डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट. वी आर गोइंग टू डिस्कस द थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट. दे आर थ्योरीज है, क्लासिकल थ्योरी, लोनेबल फंड थ्योरी, थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस. सोर्सेज ऑफ इंटरेस्ट रेट डिफाइंड है. सोर्सेस ऑफ इंटरेस्ट रेट: डिफरेंस इन रिस्क, पीरियड ऑफ लोन, वॉल्यूम ऑफ लोन, नेचर ऑफ सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द बोरोवर, मार्केट imperfection,
वेरिएशन इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। अब मेजर सोर्स ऑफ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल एज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। Some of the major sources of interest rate differential as observed in India are difference, differences in risk of default and overdues, differences in the liquidity of debts, differences in the term of maturity, differences in lenders' cost of serving loans, differences in lending practice and extra loan service, differences in monopoly or exploitative gains and other reason। theories term पे आ जाते हैं। theories of term structure of interest rate, the theorist that attempt to explain the term structure of interest rate are the the executions theory, market sedimentation theory, the liquidity preference theory. The term structure is not easily observed in the market, and as a result spot and forward are derived from the coupon curve। यूनिट 4, यूनिट 3 हमारी छोटी सी थी, यूनिट 4 पे आ जाते हैं। इसमें बैलेंस शीट ऑफ कॉमर्शियल बैंक की, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बाय कॉमर्शियल बैंक, चेंजिंग रोल ऑफ इंडिया इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया। अब आ जाते हैं बैंकिंग सिस्टम के बारे में। क्या होता है बैंकिंग सिस्टम? अब बैंकिंग सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज। द फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम कैन इंक्लूड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, अप्रूविंग लोन, ऑफरिंग चेकिंग इन सेविंग अकाउंट एंड प्रोवाइडिंग क्रेडिट और डेबिट कार्ड सर्विसेज। क्या होता है कमर्शियल बैंक का वर्क? इसमें बताया गया कि बैंकिंग सिस्टम में कमर्शियल बैंक क्या वर्क करता है। तो आपको वो एक प्लेस देता है जहाँ पे आप अपना जो अमाउंट है उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है, उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। आपको लोन की सुविधा देता है, आपको कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और भी अन्य तरह की सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती हैं। अब इसका क्या है, नेक्स्ट आप आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। द बैलेंस शीट ऑफ कमर्शियल बैंक प्रोवाइड अ पिक्चर ऑफ फंक्शनिंग। इट इज़ अ स्टेटमेंट विच शोज इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑन अ पर्टिकुलर डेट एंड एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये एक थ्योरी के बेस पे है कि एक बैलेंस शीट कैसी हो सकती है उस बैंक की, कमर्शियल बैंक की। तो एक इस तरह की जैसे हमारी नॉर्मल बनती है लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स की, सेम वैसे ही बनती है, जो कि पर्टिकुलर डेट एट द एंड ऑफ द ईयर बनती है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है कमर्शियल बैंक का, उसके ऑब्जेक्टिव एंड थ्योरीज है, देख लेते हैं। Portfolio management refers to the prudent management of bank's assets and liability in order to seek some optimism combination of income। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? प्रॉफिट, इट इज़ एसेंशियल फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग इंटरेस्ट टू डिपॉजिटर, वेज टू द स्टाफ, डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स एंड मीटिंग अदर एक्सपेंसेस। लिक्विडिटी, अब इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? फर्स्ट तो आ जाता है प्रॉफिट, सेकंड आ जाता है हमारा लिक्विडिटी, थर्ड आ जाता है हमारा सेफ्टी। तो फर्स्ट जो हमारा प्रॉफिट का है वो किस किस अकॉर्डिंग में आ जाता है? वो आ जाता है उसमें जिसमें जो इंटरेस्ट पे होता है डिपॉजिटर का वो, या सैलरी के लिए जो हम बैंक का यूज़ करते हैं वो, ठीक है, या डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, या मीटिंग अदर एक्सपेंसेस जो कहीं जाते हैं उसके एक्सपेंसेस वगैरह, तो हमारा प्रॉफिट में आ जाता है। लिक्विडिटी में आ जाते हैं द लिक्विडिटी ऑफ एसेट रिफर टू द केस एंड सर्टेन विद विच इट कैन बी टर्न इनटू कैश। लिक्विडिटी का क्या है कि हम जो बैंक में पैसे देखते हैं वो सारे रियल के पैसे नहीं होते, बस शो के लिए वो पैसे होते हैं कि हाँ आपके अकाउंट में इतने हैं, बट जब हम उसको निकाल लेते हैं यानी वो बहता है, यानी कि हमने अभी निकाला है पैसे, राइट, जिसको दिया है वो भी कल होके कभी बैंक में जाएगा तो ये लिक्विड मनी। ठीक है, सेफ्टी यानी कि सेफ्टी से मतलब है अनसर्टेनली और रिस्क से मतलब है। अब रिस्क को टू टाइप में डिवाइड किया गया है, जैसे द फर्स्ट इज़ द मार्केट रिस्क विच रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ द डिक्लाइन द प्राइजेज ऑफ डेप्ट ऑब्लिगेशंस व्हेन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज। यानी आपको पता है मार्केट रेट जो हाई और लो होते हैं उसका लिया हुआ रिस्क है। सेकंड आपका लिया है द सेकंड रिस्क कौन सा है, जो कि आपको पता होगा कि हाँ कस्टमर्स जो होते हैं मतलब कि फ्रॉड कर लेते हैं या पैसे नहीं चुका पाते हैं, तो ये दूसरा रिस्क होता है। जैसे कि देखो रिस्क बाय डिफ़ॉल्ट वेयर द बैंक फियर्स, बैंक डरता है किससे? दैट द डेबिटर आर नॉट लाइकली टू रिपे।
जो है वो वापस पैसे रीपे नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ पे द इंटरेस्ट इन टाइम, द रिस्क इज़ लार्जली concentrated in customers loan where bank have a special function to perform, and bank loan to businesses and bank mortgage। पोर्टफोलियो का यहाँ पे एक थ्योरी है, देख लेते हैं। देयर आर अपेरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिक्विडिटी, सेफ्टी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना, तीनों ऑब्जेक्टिव्स वो हैं। रिलेटिंग टू द कमर्शियल बैंक, इकोनॉमिस्ट हैव ट्राइड टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट्स बाय लेइंग डाउन सर्टेन theory from time to time. These principle of theories in fact govern the distribution of asset. Keeping in view of these objectives, they have also come to be known as theories of liquidity management, which are discussed as under। इसका उन्होंने कोशिश किया इस चीज़ को सॉल्व करने का, उसका कुछ नीचे आपको दिया हुआ है, मतलब जैसे समय समय पे क्या क्या चेंजेस आते गए हैं वो आपको बताया गया है। ठीक है, जैसे बेटर कस्टमर सर्विस। पहले क्या था कि क्लाइंट मतलब जो हमारे कस्टमर्स होते थे वो बैंक में जाते थे, उनको कोई किसी का अच्छा बिहेव नहीं होता था या कुछ, या कई चीज़ों के बारे में जानने के लिए काफ़ी देर तक समय लगाना पड़ता था। तो अब क्या हम करते हैं, हमें कुछ भी जानना होता तो हम हर बैंक जो है अपना अपना एक कस्टमर सर्विस रखता है, तो हम सर्विस में फ़ोन करके पता कर लेते हैं कि हमारा कहाँ इशू आ रहा है या कब तक क्या चालू होगा हमारा। पहला तो ये कस्टमर सर्विस से ये मतलब हो गया। फिर बैंक की तरफ से हमें मोबाइल बैंकिंग की सुविधा मिल गई, हमारे अकाउंट से कोई पैसे निकाले चाहे हम जमा करें या कुछ भी हो तो हमें उसके इन्फॉर्मेशन हमें पता चल जाती है। बैंक ऑन व्हील स्कीम, व्हील स्कीम का यहाँ पे मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी जगह जहाँ पे छोटे छोटे गांव कस्बे जहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं पहुँच सकती है, वहाँ पे 1 मिनट का टाइम देना नीचे नहीं दिया हुआ है, मैं इसी में आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे नहीं जा सकते तो वहाँ पे क्या होता है कि बैंक छोटी छोटी जगह पे ओपन है हो रखे होते हैं, तो हर जगह ये आपका सुविधा अवेलेबल होती है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपने ऊपर पढ़ ही लिया है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कार्ड से मतलब आपके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है। यूनिवर्सल बैंकिंग यानी देश दुनिया के जो हम काम करते हैं वो सारे, यानी कि कहीं भी बैठे कुछ भी यूज़ करना। अब आ जाओ भाई, एटीएम के बारे में पता ही है आप लोगों को कि एक ऐसी मशीन जिसमें आप कार्ड डालते हैं एंड कैश विड्रॉ कर लेते हैं। इंटरनेट बैंकिंग हम अपना फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम यूज़ करते हैं, उसमें आ गया। इनकरेजमेंट टू द बैंक एमलिगेशन, इनकरेजमेंट टू द पर्सनल लोन, मार्केटिंग ऑफ म्यूचुअल फंड एंड सोशल बैंकिंग। तो ये चारों चीज़ आप लोगों को पहले से रेगुलर पता ही है कि क्या कहते हैं, हमें लोन के लिए हेल्प करता है और म्यूचुअल फंड्स के लिए, सेविंग्स के लिए। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। आ जाते हैं नीचे, स्ट्रक्चर आ जाते हैं। स्ट्रक्चर किस तरह का है देख लो। तो आरबीआई जो है उसमें 2 तरह के बैंक है। एक्चुअली इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था तो उसको मैंने छोटा सा डायग्राम में लिया है। ठीक है, सो आरबीआई का 2 तरह का यहाँ पे देखा गया है बैंक। एक होता है शेड्यूल्ड बैंक और एक होता है नॉन शेड्यूल। तो नॉन शेड्यूल का ज़्यादा समय तक की ज़िंदगी नहीं होती है, तो शेड्यूल पे आ जाते हैं। शेड्यूल बैंक में क्या होते हैं, 2 तरह के बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, अब पहले हम आ जाते हैं कॉमर्शियल बैंक पे। तो कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं उसके टोटल 4 फीचर्स होते हैं, 4 टाइप में वो डिवाइड होते हैं, लाइक पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक और रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, जिसको हम आरआरबीज भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, कॉमर्शियल बैंक के 3 पार्ट होते हैं, लाइक एसबीआई एंड एसोसिएट्स बैंक, नेशनलाइज बैंक और अदर पब्लिक सेक्टर बैंक। तो ये हो गए आपके कॉमर्शियल बैंक्स। अब कोऑपरेटिव बैंक कौन होते हैं, तो कोऑपरेटिव में आ जाते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और अदर कोऑपरेटिव, यानी जो ग्रामीण वगैरह वाले बैंक होते हैं वो सारे के सारे आपके कोऑपरेटिव बैंक्स में भी आ सकते हैं। और आपके जो पब्लिक प्राइवेट वाले जो होते हैं ये सारे आपका सबसे ईजी एसबीआई तो है, वो आपका कॉमर्शियल में आ गया है। अब आ जाते हैं, ये भी बहुत बड़ा था एक्ट वाला, ये भी मैंने इसको शॉर्ट में करने की कोशिश की है। लाइक बैंकिंग के एक्ट एंड रिफॉर्म्स क्या क्या है, जैसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है। ठीक है, फिर उसके बाद है नेगोटिएबल वाला, वो 81 में है, यानी 1881 में है। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, द बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891, इंडियन स्टैम्प एक्ट 1999 और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912। ये आपके एक्ट में। अब आ जाओ यूनिट 5 पे। यूनिट 5 में हम क्या पढ़ेंगे, सेंट्रल बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी,
कि मतलब चैप्टर का नाम है सेंट्रल बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। यूनिट में हम क्या कवर करेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, हम फंक्शंस पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक की, और बैलेंस शीट देखेंगे इसका, मॉनेटरी पॉलिसी, गोल्स, ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रूमेंट्स, करंट मॉनेटरी पॉलिसी क्या रहेगी इंडिया की, और मॉनेटरी पॉलिसी एक ओपन इकोनॉमी में क्या होती है। ठीक है, तो चलो फटाफट आ जाते हैं सेंट्रल बैंक पे। तो सेंट्रल बैंक प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री. It is responsible for maintaining financial sovereignty and economic stability of a country, especially especially कहाँ पे करती है, तो देखो underdeveloped countries. It issues currency, regulate money supply and control different interest rate in a country. इसके फंक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल फंक्शन, सेकंड होता है आपका डेवलपमेंट फंक्शन। चलिए आ जाते हैं। ट्रेडिशनल फंक्शन क्या होता है, रिफर्स टू अ फंक्शन दैट आर अ कॉमन टू ऑल सेंट्रल बैंक इन द वर्ल्ड। ठीक है, यानी जितने भी ट्रेडिशनल फंक्शन में क्या, जो जितने भी इस वर्ल्ड में कॉमन मतलब इसका फंक्शन जो होंगे वो सारे बैंक के सेम होंगे, लाइक बैंक ऑफ इश्यू, गवर्नमेंट बैंकर्स, एजेंट्स एंड एडवाइजर्स, गवर्नमेंट बैंकर, custodian of international currency, bank of rediscount. Development functions, second part is का refer to the function that are related to the promotion of banking system and economic development of the country. These are not compulsory function the central bank. अब इसमें क्या है, ये पूरे वर्ल्ड का था, ये आपका एक कंट्री के ऊपर आ जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं बैलेंस शीट ऑफ अ सेंट्रल बैंक। तो बैलेंस शीट वैसे ही काफ़ी लेंदी में दिया हुआ है, इसका शॉर्ट अब आ जाओ नीचे। तो देखो क्या है इसका, एक तरफ हमारा रेगुलर की तरह एसेट्स, एक तरफ हमारा लायबिलिटी, एक तरफ बैंकर्स बैंक और नीचे गवर्नमेंट्स बैंक। तो अब लोन है, हमारा एसेट्स क्या हो गया, लोन, सिक्योरिटी और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, हमारी लायबिलिटी क्या है, बैंक अकाउंट, करेंसी, गवर्नमेंट्स अकाउंट, ये हमारी आ गई लायबिलिटी में। चलिए मैं आपको इसको फटाफट एक बार रीड आउट करके बता देती हूँ। बैलेंस शीट ऑफ अ सेंट्रल बैंक, अ सेंट्रल बैंक बैलेंस शीट समराइज इट्स financial position and it is made up of assets, liability and equity. Assets equal liability plus equity in contract to a corporation. Currency in circulation यानी cash is a liability for a central bank through the purchase of any assets, financial or not. A central bank may increase its balance sheet at no cost simply by creating new money, increasing its currency in a circulation liability by the extract amount and increase its assets. Traditionally, money was created by either maintaining coin or printing currency. ठीक है, ट्रेडिशनल हमने ऊपर पढ़ा है, लाइक वही है अभी। ट्रेडिशनली मनी वॉज क्रिएटेड बाय आइदर minting coins or printing currencies. Now today most money is stored electronic as account information, so money can be created as destroyed simply by changing the information in the accounts. Before 1900, sovereign governments were in charge of minting coins or printing currency, sometimes with disastrous results. Today, the supply of money is managed by the central bank not to satisfy the whim of politicians but to achieve specific well-established objectives such as low inflation, maximum growth, or high employment. Money is usually created or destroyed electrically as information in account held by central bank. The creation or destruction of money is recorded in the central bank's balance sheet. Therefore, to understand the supply of money, one must the central bank sheet यानी जो नीचे आपका बना के दे दिया डिवाइड किया हुआ है, सेम यही चीज़ आपको पूरे में बताया गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, जैसे कि मैंने बताया था गोल्स के बारे में पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे आ जाते हैं। द गोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी रेफर टू इट ऑब्जेक्टिव सच एज रीजनेबल प्राइस स्टेबिलिटी, हाई एम्प्लॉयमेंट एंड फास्टर रेट टू इकोनॉमिक ग्रोथ. द टारगेट
of monetary policy refers to such variable and supply of bank credit interest rate and the supply of money. नॉर्मल सी चीज़ें बैंक है तो उसका क्या होगा, एक उसका गोल क्या होगा, कि जो मनी है वो उसकी किस फॉर्म में रहे, मीन्स लोग उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा करें, है ना, और मनी की जो है सप्लाई वो बढ़ती रहे, इंटरेस्ट रेट रहे, तो ये उसका मेन गोल रहता है। ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का? द गोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी नाउ आगे आ जाते हैं। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी 2021। अब इसमें क्या था कि किस किस तरह ये ऊपर था कि आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी के लिए क्या अब हो रहा है, तो उसके लिए आ जाते हैं। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी 2021 अनाउंसमेंट्स। द 6 member मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी MPC headed by Reserve Bank of India Governor शक्तिकांत दास kept the repo rate, ठीक है, unchanged at 4%, while the reserve repo rate also was kept unchanged at 3.35%. Here's what the Indian Central Bank announced: the monetary ट्रांसमिशन मैग्नीज्म इन द ओपन इकोनॉमी। अभी हमने ऊपर ओपन इकोनॉमी के बारे में पढ़ने के लिए बोला था, वही है। चेंजेस इन रियल इंटरेस्ट रेट लीड टू द चेंजेस इन स्पेंडिंग ऑन ड्यूरेबल गुड्स विच आर component ऑफ aggregate expenditures. Changes in interest rates lead to exchange in the exchange rate, which in turn to lead to exchange in next export. सो यहाँ पे हमारा यूनिट 5 भी अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है। सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स।